नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सीमा पर ललकार, देश तैयार। जी हां, बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है। LAC पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के सैनिकों का जमावड़ा 9 दिसंबर को देखा गया। भारतीय सेना के जवानों ने पहले तो चीनी सैनिकों को हटने के लिए कहा और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान झड़प भी हुई। चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इस मुद्दे पर देश की सियासत भी गर्मा गई है। संसद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर बयान दिया और कहा कि 9 दिसंबर को चीन की ओर से यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई। PLA के सैनिकों ने हाथापाई की, हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन भारत का कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। भारतीय सैनिक कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप के कारण PLA सैनिक अपने स्थानों पर वापस चले गए हैं। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर को अपने चीनी समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा भी की। संसद में बयान देने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें CDS और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल थे। मामले में गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारी एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। कांग्रेस का इस मुद्दे पर दोहरा रवैया रहा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार से संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर चीन की ओर से बयान आया है कि भारतीय सीमा पर हालात स्थिर है। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बुनियादी सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, चीन की मंशा क्या है, और इसीलिए हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है सरकार से पूछने के लिए कि ये भारत चीन रिश्तों के ऊपर एक व्यापक बहस की जरूरत है। अब तवांग में जो हुआ है वो ये है कि जो हमारा इलाका है वहाँ आके ये वो एक संगर बना रहे थे, वहाँ पे बंकर टाइप बनाने लगे थे, जिसको इंडियन ट्रूप्स ने ऑब्जेक्ट किया। पर देखने की बात ये है कि जो खबरें आई हैं कि ये चाइनीज ट्रूप उसी हिसाब से आए थे, वो अब जो डंडे और वो लाठियाँ लेके और वो तारों के साथ बांध के जिस हिसाब से गलवान में आए थे। इसका मतलब चाइना का जो है एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है उनके पास में कि भाई आप बंदूक मत इस्तेमाल करिए, पर आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। तो देश की सीमा पर एक बार फिर से चीन ने हिमाकत की है और इसी पर आज हमारी खास चर्चा हो रही कि आखिर चीन बार बार ऐसा क्यों करता है और इस पर सियासत क्यों हो रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। निखिल दीवान जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल है। बहुत बहुत स्वागत है निखिल जी आपका। सुदेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, अपना पक्ष रखेंगे। तो वहीं पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ रहे हैं, BJP प्रवक्ता है। स्वागत है आपका भी पंकज जी। और इसके साथ IBC 24 रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। और श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर स्टूडियो से। BJP नेता है, ये कद्दावर नेता है और बखूबी अपना पक्ष भी रखना चाहते हैं। एक बार फिर से जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ही श्रीचंद सुंदरानी जी। सर, बार बार हम देख रहे हैं कि जो चीन है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सीमा में बार बार हिमाकत करता है। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखिए आकांक्षा जी, निश्चित रूप से चीन अपनी हदों को पार कर रहा है और भारत हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और जिस प्रकार गृह मंत्री जी ने कहा है और रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम मुकाबले को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और निश्चित रूप से चीन हो या कोई भी देश हो जो भारत को आंख दिखाएगा, उसकी आंखें फोड़ ली जाएगी। ठीक है, राजेंद्र जी आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए आकांक्षा जी, ये देश का मामला है
ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। शुद्ध रूप से ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। अभी सुंदरांजलि जी ने कहा कि मोदी जी की सरकार है। भाई मोदी जी की सरकार है और उसके बाद भी एक नहीं लगातार मुसलसल ये घटनाएं बार बार होती चली जा रही हैं जो जिस तरह से चीन हिमाकत कर रहा है। अभी पूर्वी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वहां पर तो पूरी बस्ती बसा दिया है चीन ने, 5G का सिस्टम वहां लॉन्च कर दिया है और आगे बढ़ करके लगातार हमारे क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, इसको राजनीति से परे हट करके देश की अस्मिता के रूप में लेना चाहिए। वो हो गया, ठीक है, झूला झूल लिए, चाय पी लिए, वो सब हो गया, मगर अब इसमें कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मैं एक दृष्टांत भी आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था जब महामना अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जी प्रतिरक्षा मंत्री थे। उनका वक्तव्य मुझको लगता है जैसे मैं कल का वक्तव्य है सुन रहा हूं ऐसा। उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान से बिल्कुल खतरा नहीं है, पाकिस्तान तो मरहा खुरहा देश है, उसकी क्या औकात है, हमको खतरा है चीन से। और कालांतर ये इतिहास बताता भी है कि पाकिस्तान ने जब भी हिमाकत की है हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंदिरा जी ने तो पूरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये दुर्भाग्य है हमारा कि वो आधा छोटा सा पाकिस्तान जो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, आज उनको आटा मिले कि नहीं मिले, देश चले कि नहीं चले, विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो गया, हम उस पर अपना ध्यान लगाए रहते हैं फालतू की बातों में, जबकि हमको अपना ध्यान पूरी तरह से पूरी गंभीरता के साथ चीन के प्रति लगाना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है और उस ताकत को रोकने का काम केवल भारत कर सकता है। और उसी की परिणति ये है कि चीन का अगर दुश्मन नंबर कोई है, नंबर 1, तो वो भारत है। तो हमको उतनी ही गंभीरता के साथ में चीन के इस तरह से अतिक्रमणवादी और साम्राज्य का विस्तार करने वाली जो नीति है उसके विरोध में आगे बढ़कर के प्रयास करना चाहिए। हमको कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर, अब दोनों स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, अब कड़े कदम उठाने का वक्त वाकई आ गया है। हमारे साथ निखिल दीवान जी भी जुड़े हुए हैं। निखिल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बार बार चीन ऐसा क्यों करता है, मौजूदा परिस्थितियां आखिर किस तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि आपने बेहद करीब से देखा है इन सब चीजों को। देखिए, चीन इसलिए भी अभी कर रहा है कि एक तो उनकी हेजोनॉमिक पॉलिसीज हमेशा ही रही है, भले ही फिर वो अक्साई चीन हो, लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, जो कि उनके हिसाब से, चीन के हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो कि हमारे हिसाब से नहीं है। दूसरा, अगर हम वहाँ की ज्योग्राफी और टेरेन को अगर देखें तो चीन की तरफ जो हिमालय है वो काफ़ी प्लेन और फ्लैट है, जिसकी वजह से कि उनके यहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तेज़ी से हो सकती है और हो रही है। हमारी तरफ से हिमालय जो है वो एकदम से खड़ी हालत में है, और स्पेशली अगर हम ये तवांग का अगर एरिया ले लें तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट ही टेरेन है, जिसमें कि हमारे ट्रुप्स की मूवमेंट को काफ़ी समय लगता है और वहाँ पर बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं खुद ही जानता हूँ कि इंदौर के ही एक ऑफिसर को करीब 3-4 महीने पहले वो इस तवांग एरिया में ही पेट्रोल करते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिर गया था, तो तकरीबन 14 से 16 घंटे लग गए थे वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचाने में, क्योंकि वेदर भी ठीक नहीं था और टेरेन भी ठीक नहीं था। अब चीन की जो ये पूरी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, इसको हमने इस नज़रिए से भी देखना है कि G4 जो कि भारत को एक सदस्यता, परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, जापान ये सब शामिल है। और आज का जो वक्तव्य रहा है रशिया की तरफ से कि भारत ने बहुत अच्छे से रशिया के ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट किया है, तो हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल तौर पर अब स्पेशली कोविड के बाद से जब चीन जो है एक तरफा होते जा रहा है तो और वो अपनी पावर बढ़ाते जा रहा है, तो हम सब लोगों ने, हाँ जब मैं हम सब लोग बोलता हूँ, हम सब लोगों ने, न्यूज़ चैनल्स ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, आपने, हमने इस पूरे वाक़े को बहुत डिटेल में एनालाइज करके इसका पक्ष हमने सामने रखना है, न कि सिर्फ कही सुनी बातों के ऊपर काम करना है।
ये जो झड़प एक हुई बात है तो तय है कि जो हमारी भारतीय सेना है हर मोर्चे पर मुस्तैद और शायद इसी कारण जो चीनी सैनिक है, जो चीन है, बार बार बौखलाया हुआ है और इस तरह की बार बार हिमाकत करता है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ स्वदेश जी भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, आप इसे कितनी चिंता का विषय मानते हैं भारत के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देश का मुद्दा है और देश की सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें हम सरकार के साथ, पूरा देश 135 करोड़ देश की जनता सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं कि 2000 किलोमीटर तक चीन अंदर आ चुका है, उसने एक बस्ती बसा ली है भारत में। हमारे कई जवान 2 साल में देख रहा हूँ शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके माननीय प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री जी के बयान आते हैं कि किसी कोई पर नहीं मान रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ कर्नल साहब बैठे हैं, दीवान साहब, तो ये हकीकत बता रहे हैं, वरना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो राजनीतिकरण कर देते, जबकि राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, ये देश का विषय है, देश का मुद्दा है। चीन ने जब इतना कर लिया है तो हमें माकूल जवाब देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और निश्चित रूप से सारे दलों को एक साथ होकर के सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और इनको ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि चीन दोबारा सिर न उठा सके। ठीक है, पंकज जी, उल्टा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिकरण करती है इस पूरे मुद्दे पर। कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा नहीं है? देखिए अंकिता जी, विषय राजनीति का नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार थी, 62 का युद्ध क्या हुआ और हम सबके सामने कितना हिस्सा भारत का चला गया चीन के पास, वो सबके सामने है। गालवान घाटी और तवांग, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बराबर चीनी इन्फिल्ट्रेशन या चीनी घुसपैठ बनी रहती है। और अभी भी जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि भारत भूमि की 1 इंच हिस्से पर भी चीन की घुसपैठ ना कब्जा नहीं है। जैसा निखिल जी ने कहा, कर्नल साहब ने, कि उनका एरिया, उनका जो टरेन है वो प्लेन है, वो अपने एरिया में कॉलोनी बनाए, रोड बनाए, वो उनका राइट है। हम भी ने भी अब उत्तराखंड में किया ना कि माना जो आखिरी गांव उसके बाद चीन की सीमा प्रारंभ होती है, वहां तक हम रोड लेकर जा रहे हैं, बस्ती बसा रहे हैं, टूरिज्म का मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी नीति, हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और यदि चीन घुसपैठ की कोशिश करता तो 2020 में गालवान घाटी में चीन की घुसपैठ को भारतीय सैनिकों ने, बलिदान भी हुए सैनिक, यदि 20-25 सैनिक भारत के बलिदान हुए तो हमने चीन के 44-45 सैनिक मारे और गालवान घाटी से चीन का कब्जा वापस खाली कराया, जो भारत के हिस्से में घुसपैठ की कोशिश थी, और उनको वापस अपनी सीमा पर पहुंचाया। यही तवांग का है। और तवांग का किस विषय आज का है क्या? कांग्रेस की सरकारों के समय तो उन्होंने भारतीय राजनयिक जब चीनी गए तो उन्होंने कहा कि इनका जो वीजा उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इनको भारतीय पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, अरुणाचल प्रदेश के मूल के थे, ये तो चीन के नागरिक हैं। तो ये विषय चीन का इस प्रकार का हमेशा से बना हुआ, और कारण बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार जिसका उल्लेख अभी कर्नल साहब ने किया कि चीन की जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन है, बहुत टर्मोइल है, बहुत उठापटक है वहां पर। अभी चीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब के दौरे पर थे। कोविड के बाद तमाम जो आर्थिक विकास की दरें धीमी पड़ी हुई है और जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां हैं वो चीन में हम सब जानते हैं। तो वो ये कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के वातावरण बनाकर कांग्रेस के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये 60 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इस पर तो अच्छा खासा डिबेट करवा लीजिए मुझसे कि 62 में क्या परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों के कारण चौबे लाइन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया और किस तरह से उस धोखे में आए पंडित जी, और उसके बाद की क्या परिस्थिति रही, उस पर हम एक आध बार लंबा डिबेट ही करवा लीजिए ताकि बहुत सारे लोगों के ज्ञान चक्षु खुले। एक बात। दूसरी बात, अभी 1962 के बाद अभी कर लें सर? नहीं, अभी कर तो सकते हैं। आकांक्षा जी इजाजत दें तो मैं ज्ञान चक्षु बहुत सारे खुलवा लूंगा। अभी मुझको बोल लेने दीजिए, फिर आप जब एक आध रखवाइए ना। मैं चाहता हूँ करने का काम आप स्वीकार करें कि नेहरू जी ने धोखा खाया। अरे भाई, मेरे को बोल लेने दीजिए, फिर नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। खाया ना, आप बोल नहीं पाएंगे। यानी 1962 के बाद में पहली बार इस देश के सैनिकों ने, नेहरू जी ने गवाया, भारत के नहीं गवाया, अपने प्राणों की 62 में नेहरू जी ने भारत गवाया कि नहीं गवाया? आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये समझ लीजिए आप, पहली बार 1962 के बाद पहली बार हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बड़ी संख्या में गौरव में। और आप जो बात कर रहे हैं, 1 इंच भूमि नहीं गई है। आप थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए भाई साहब, और थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए हमारे यहाँ अंदर घुस चुके हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा, 65 का युद्ध हुआ, हम जीते, उसके बाद में 71 का तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आधा पाकिस्तान संभाले नहीं समझ रहा है।
आप वो पूरा पाकिस्तान होता तो मालूम नहीं क्या करते। उसके बाद में 74 में सिक्किम को पूरा का पूरा इंदिरा जी ने अधिग्रहण किया। आज देखिए राजेंद्र जी, पंकज जी, एक बात तो तय है कि चीन अगर हम देख रहे हैं हमारा भी तो राजीव मुद्दा गांधी यही की था देन है। कि जो बात हो रही है देश की सुरक्षा, सेना की यहाँ पर बात हो रही है, उनके शौर्य पराक्रम की बात हो रही है, तो आखिर इस पर भी राजनीति क्यों? 1962 याद दिला दिया जाता है बार बार जब बात होती है अब के शासनकाल की। रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी से मैं समझना चाहूंगी, सर 1962 का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, कितना अंतर और कितना समांतर आप यहाँ पर देख रहे हैं 1962 और साल 2022 के जो अभी सब कुछ चल रहा है चीन और भारत के बीच में? आकांक्षी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे डिबेट में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रक्षा विशेषज्ञ और एमओडी ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए जो कि वस्तुस्थिति से जिनका काफ़ी ज्ञान होता है। दूसरी बात यह है कि गलवान के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बॉर्डर्स पे हुआ है वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा हो रहा है और आगे आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय सेना के सारे ट्रुप्स को बहुत ही कम और एक्चुअल समय में वहाँ पर हम भेज सकेंगे, स्पेशली जब से ये बड़े हेलीकॉप्टर्स चिनूक्स वगैरह जो आए हैं। पर वहाँ के टेरेन को देखते हुए ये भी देखना है कि वहाँ पर पैराड्रॉप ज़्यादा पॉसिबल है। जो पैराड्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ट्रुप्स की नहीं बल्कि वहाँ पर होने वाले रसद की भी ज़रूरत है। तीसरा ये है इसमें कि गलवान के बाद से जो लेसन्स हमने सीखे हैं वो आज पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मैं इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि 1962 की अगर बात है तो 1967 के नथुला की भी बात अगर मैं सामने लेके आऊं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। या कई बार जब चीन ने घुसपैठ की है जबकि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या अनआर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ है तो ये एक इंटरनेशनल मैटर है जिसके ऊपर कि हम सभी ने बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि कई बार इस तरह से डिबेट में कुछ बोला जो गया है उसको कोट या ज़्यादातर मिसकोट जो किया जाता है जिसकी वजह से कि भारतीय डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या फर्क आ जाता है। और जो विदेशी मैं भी यही समझना चाहती हूँ कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने आती है? जब बात देश की हो, सुरक्षा की हो तो उस पर भी राजनीति, उस पर भी सियासत की होती है। श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती है, खबरें भी कुछ इसी तरह की, जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में चीन इस तरह की हिमाकत बार बार करता है, कांग्रेस का ये बार बार आरोप रहता है, तो आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही है सर? नहीं, देखिए गलवान की जो घटना हुई निश्चित रूप से भारतीय सेना ने खदेड़ा है चाइना को। और जब चाइना की बात जब उठेगी तो 62 को याद तो किया जाएगा जब हजारों एकड़ जमीन हमारी वहां पे कब्जा कर ली गई, आज भी चीन के कब्जे में है, तो निश्चित रूप से ये बात तो उठेगी। 62 में हम युद्ध जरूर जीते लेकिन हमने कहीं न कहीं कुछ खोके ही काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा किया, आज भी वो जमीन आज हमारे आज भी हमारे कब्जे में नहीं है। गलवान की घटना की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमारे सैनिकों ने खदेड़ा और 43 सैनिक चीन के मारे गए। कहीं न कहीं हमारे सैनिकों ने मुकाबला किया और सैनिकों का उत्साह हमको बढ़ा के रखना चाहिए। और एक भी इंच जमीन अगर भारत की अभी कब्जा नहीं हुई है और चाइना ने जो भी किया है अपने क्षेत्र में निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से भारत कोई हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। 1 इंच जमीन हमारी लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे चाइना को। ठीक है, स्वदेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि बार बार बीजेपी कहती है इतना संवेदनशील मुद्दा है, भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और इस पर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है, इस पर भी सियासत कर रही है। देखिए, हमने सबसे पहले यही बात बोली कि सारे देश को इकट्ठा देश सरकार के साथ खड़ा है क्योंकि देश पहले है। और मैं 62 की बात करूं तो मेरा जन्म 62 में हुआ है, 62 में जन्म हुआ है, मेरा नाम स्वदेश रखा गया है और मैं सेना में भर्ती भी हो चुका था। मैं इसलिए कि चीन को नेस्त नाबूद मेरा बेटा करेगा, मेरे पिताजी कहा करते थे। तो मैंने 62 की जो बात थी, इस बात को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ 2 साल से लगातार राहुल गांधी जी चेता रहे सरकार को, जैसे जब कोरोना आया
उसके 1 महीने पहले राहुल गांधी जी ने कहा सुनामी आने वाली है, सरकार को चाहिए कि इंतजाम कर दिए जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दिए जाए, देश में तबाही मच जाएगी, और तबाही मची। चीन की बात कहें तो चीन के बारे में राहुल गांधी जी ने लगातार चेताया सरकार को, यह भी कहा कि इतना अंदर घुस चुका है चीन कि सरकार कुछ कहे। तो माननीय रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि चीन का एक भी परिंदा पर नहीं मारा अपने यहाँ और बिल्कुल कोई भी नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे। कुल मिलाकर के ये राजनीति करना, गलबैया करना, झूले झूलना, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। सही कहा हमारे कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के रायन भाई साहब ने कि हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान मुट्ठी भर लोग हैं, हमने टुकड़ा करके उनको छोटा सा कर दिया, हमें खतरा चीन से है। पंकज जी से मैं इसका जवाब ले रही हूँ। पंकज जी, बार बार कांग्रेस यही पूछ रही है कि राजनाथ सिंह कहते हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर पहले गलवान और अब तवांग में ये झड़प क्यों? नहीं, सवाल यह है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिकल पैटर्न में यानी यदि सामरिक विषय पर बात करें तो सामान्य सी बात है। विषय तब उठता है समस्या का कि यदि हम रक्षा करने में समर्थ ना हो। हमने बीच में गालवान घाटी के बाद चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार पहुंचा दिया, और अभी भी ये जो विषय हुआ इसमें भारत के सैनिकों की वीरता को नमन करने की बजाय हम सवाल खड़ा करें, बहुत दुख का विषय है। और जहां तक चीन का विषय है तो हम जानते हैं कांग्रेस के एक नेता जो पदयात्रा पर है, रात में कम्बल ओढ़कर चुपचाप चीनी दूतावास में दबे छुपे क्यों गए थे? इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये विषय जो है ये इसको बोलते हैं राजनीति। इतने गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं गए थे कम्बल ओढ़ के, दिखाई दे रही है। अरे कम्बल ओढ़कर नहीं गए थे क्या? कपड़ा बदलने कम्बल ओढ़कर नहीं गए थे जी? आप मां से मिलने जाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे, जब तक फोटोग्राफर नहीं आ जाएगा गाड़ी से नहीं गए थे कम्बल। आप अपने प्रधानमंत्री की बात कीजिए ना, रात को राहुल गांधी देश के गंभीर मामले में बात हो रही है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्यों गए थे कम्बल ओढ़ के? झूला क्यों झुला रहे थे प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में? क्या अपने हाथ से चाय के क्यों ले रहे थे? आप अपने बारे में बताइए ना। हम यहाँ पर जो अवैध कब्जा कर रहा है चीन, अतिक्रमण कर रहा है, उसपर बात करने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। अरे राहुल बोलने का मौका दीजिए आकांक्षा जी। आप लोगों की आदत है पूरे देश में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की नहीं है आकांक्षा जी, आप डिबेट को कंट्रोल करें। क्यों गए थे राहुल गांधी कमल ओढ़ के? उत्तर दीजिए ना, क्या काम था चीनी दूतावास में? इसका उत्तर प्रधानमंत्री के बारे में बोलना चाहूंगा। पूरे देश को छटकोर के रख दिया राहुल गांधी ने। आप लोगों की तो नींद हराम है उनकी पदयात्रा के कारण, पूरा देश जुट रहा है। आपको ये नहीं है कि एयरफोर्स वन में आकर के कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए पंकज जी, राजेंद्र जी, मुद्दा कोई भी हो, सियासत होती है और इसी तरह हमने ये पहली बार डिबेट नहीं की है। भारत चीन के मुद्दे पर बात लगातार हमने देखा है। बिल्कुल हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी यही मकसद है कि देश अखंडता और उसकी संप्रभुता की हम पूरी बात करें। रिटायर्ड ब्रिगेडियर रंजीत गोठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है एलएसी पर, और चीन आखिर इस तरह की बार बार हरकत क्यों करता है? धन्यवाद जी। अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, सिचुएशन वहाँ पे ठंड है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो उन्होंने फ्राइडे जो काम मॉर्निंग सुबह 2 बजे जो काम किया वो बहुत गलत काम किया, क्योंकि हमने उनका साथ गलवान का बाद बातचीत करके, डिस्कशन करके, निगोशिएशन करके कर रहा था। लेकिन ये ऐसा काम किया जो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप जो उनका साथ रिलेशन, उनका साथ ट्रस्ट काफी कम हो जाएगा। एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो आपका मीडिया में फेस ऑफ बोल रहा है, मैं फेस ऑफ दोनों पीएलए और इंडियन ट्रूप्स का मैं समझता हूँ ये सिंपल फेस ऑफ नहीं है। फेस ऑफ एक टर्मिनोलॉजी है जिसका ऊपर कि हमारा पेट्रोल उनका जो हमारा एरिया हम समझते हैं कि वहां तक चल जाता है, और वो भी हमारा एरिया में उनका एरिया उनका जो परसेप्शन है वहां आ जाता है। फिर दोनों ट्रूप्स जब ऐसा होता है अपना विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ जो मैं देख रहा हूँ, मोर देन 300 ट्रूप्स एक साथ आके एक हाइट ऑक्युपाई करने का कोशिश किया था। इसका मतलब ये डेलिबरेट प्लानिंग करके वहां पे ऑक्युपाई करने का कोशिश किया था, ना कि नॉर्मल पेट्रोलिंग का जो फेस ऑफ है। ये एक चिंतादायक बात है। दूसरा बात है, हमारा जो रिएक्शन है काफी प्रशंसनीय रहा। ट्रूप्स वहां पे कम था, लेकिन 70-80 ट्रूप्स जाके उस एरिया में उनको रुका। उसके बाद हमारा जो है दोनों ट्रूप्स अपना अपना जगह चला गया। फिर अभी फ्लैग मीटिंग हुआ, सिचुएशन शांत है। लेकिन उनका जो इंटेंशन है
ये चिंतादायक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब से गलवान हुआ उसके बाद अभी 2 साल का बाद हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब है इनका अभी जो थिंकिंग है, परसेप्शन है टुवर्ड्स इंडिया बदली नहीं हुआ। तो हम लोग हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आपको ये बोल के मैं खुशी होता हूँ कि अभी जो हमारा ट्रूप्स है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो लॉजिस्टिक है, हमारा जो एयर सपोर्ट है और हमारा आम पब्लिक का जो सपोर्ट है बहुत बड़ा है। तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा चिंतादायक बात उस हिसाब से नहीं है। मतलब कोई भी वो गलत काम करेगा हम मुंह तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल, हाईएस्ट लेवल में इनको, चीन को हमने बताना पड़ेगा कि ऐसा करना जरूरत नहीं है। हम लोग बात करेंगे, सिचुएशन हल करेंगे। आपने ये देखा गलवान का बाद लास्ट अगस्त में पूरा वहां पे लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हो गया था, डी एस्केलेशन हुआ ना। डी एस्केलेशन मतलब ग्रुप जो गया था वहां पे पूरा वापस नहीं आया है, लेकिन सामने से निकाल गया। तो वो भी है, यहाँ पे भी अभी क्या करेगा आर्मी, आर्म फोर्सेस हैव टू बी प्लान, और भी ट्रूप्स वहां पे ले जाएंगे। उन्होंने प्लान करा पड़ेगा नेक्स्ट टाइम इस सब का प्रॉब्लम नहीं हो सके। दूसरा बात है, दोनों देश ने माना है कि दोनों देश का इसमें काफी एरिया डिस्प्यूटेड एरिया बोलता है और सेंसिटिव एरिया बोलता है। दोनों देश माना है कि ये है, लेकिन वो उस टाइप का कोई गलत बाई मिस्टेक कुछ हो गया हम लोग हल कर लेते हैं। बट इस बार का इंटेंशन, जैसे मैंने पहले बोला, मैं थोड़ा डाउट करता हूँ कि 300 पीपल आके, ट्रूप्स आके वहाँ ऑक्युपाई करने का कोशिश किया था। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमें समझाने के लिए कि आखिर अभी वहां पर परिस्थितियां कैसी है और आखिर ये परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न क्यों हो रही है। तो असम से रिटायर्ड ब्रिगेडियर रंजीत बोठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे। निखिल जी, आपने भी सुना, आपने भी इस एरिया को बेहद करीबी से देखा है, समझा है, ये असम से जुड़े हुए थे। रंजीत जी ने पूरी परिस्थितियां समझाई। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं और अपने हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में भी आप समझाइए कि आखिर क्या मायने उनके इस बयान के। जी, ब्रिगेडियर रंजीत सर, जय हिंद। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको कंट्रोल करें और पॉलिटिकल डिबेट की तरफ ना जाने दें। अब ऐसा है कि ये जो इंडो चाइना जो बॉर्डर है, ये एक्चुअली बॉर्डर है ही नहीं, और ये लाइन जो डिमार्केट हुई थी सिर्फ मैप्स के ऊपर, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स दोनों देशों में होते आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि एक पूरा जियोग्राफिक सर्वे करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमओडी, इन लोगों ने चाइना के साथ बैठ के प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर करना है, जिससे कि जिसको हम घुसपैठ कहते हैं या वो अपनी टेरिटरी में आने की बात करते हैं या हम उनकी टेरिटरी में जाते हैं वो उसको घुसपैठ कहते हैं। ये एक लंबा सॉल्यूशन निकालना जॉइंट वर्किंग ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में स्थापित है। ये डिस्प्यूट जो है कि उनके 300 अंदर आए हैं या हमने 400 अंदर भेजे हैं, वो इस लिक्विड जो बॉर्डर है उसकी वजह से, जो कि प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। जैसे कि हमारे वेस्ट में अगर हम ले लें तो पाकिस्तान के साथ में हमारी टोटली डिमार्केटेड बॉर्डर है, जिसको कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होती है तो दैट इज एक्ट ऑफ वॉर, बट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बहुत फ्लूइड है, आगे पीछे घूमती रहती है, जिसकी वजह से कौन घुसपैठ कर रहा है या कौन वापस आ रहा है, ये एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो ज़मीन पे ट्रुप्स है वही दे पाते हैं कि हम 100 मीटर अंदर गए या वो हमने उनको 200 मीटर खदेड़ा है। तो सबसे पहली बात जो सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर ये करना है कि इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है, इसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, जिससे कि प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर हो सके। जिस दिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगी तो चाइना की जो घुसपैठ है इसको हम वॉर या क्राइम ऑफ वॉर कह के हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। आपने बोला कि पॉलिटिकली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि पॉलिटिकली विल की कहीं पर कमी है, इसलिए इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है जमीनी स्तर पर? देखिए, पॉलिटिकल विल जो है वो सिर्फ एक पार्टी से नहीं होता है। पॉलिटिकल विल जो है उसने ऐसे समय में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनको पूरी तरह से सपोर्ट में करना है, न कि पुराने बखेड़े खड़ा करके उसके ऊपर बातचीत करना है। जो पुराने इतिहास है जो 47 से चलता आ रहा है, जो 2020 गलवान तक का है, उसके लेसन्स लर्न को हमने आगे किस तरह से ले चलना है, ये मैं जानना चाहता हूं।
और इसको आगे ले जाने के तरीके मैंने आपको पहला ये बताया कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप को देश ने सपोर्ट करके उसको इस तरह से करना है जिससे कि हम वहां पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर स्थापित कर सके। दूसरा यह है कि हम जो सेना के लोग हैं, भले वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, हम देश के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। हमारा जातिवाद या व्यक्तिगत दुश्मन को ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तानियों के साथ में हाथ बटाकर सोमालिया में ऑपरेशंस किए हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन और देश के लिए लड़ते हैं। ये मैं पाकिस्तान या चाइना के लिए नहीं कह सकता हूं कि वो किसके लिए लड़ते हैं, पर इन दो देशों के अलावा अगर पूरे विश्व के सेनाओं को ले ले तो वो देश के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हैं। तो इस समय ये साबित भी किया है निखिल जी हमारे देश की सेना ने कि वो देश के लिए ही लड़ते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं। और देखिए हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कितना सियासी रंग है। बिल्कुल राजेंद्र जी बार बार कुछ कहना चाह रहे। राजेंद्र जी जब हमारे साथ आकांक्षा जी इसके पहले आकांक्षा जी इसके पहले आप किसी और को इनवाइट करें, सम्मानीय व्यक्ति हमारे साथ में डिबेट में जुड़े हुए। मैं देश से और इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने आर्म फोर्सेस फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया है, जो कि फ्लैग डे कहा जाता है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्च है। अब मैं उसमें फिर से राजनीति नहीं लाना चाहता हूं कि किस गवर्नमेंट ने किया है, मैं गवर्नमेंट का नाम ले रहा हूं कि देश के कितने नागरिकों ने उसमें लॉन्च किया है, क्योंकि उस फंड से सेना की जो वीर नारी हैं, जो बच्चे हैं, जिनके फादर ने पूर्णावती दी है इस देश के लिए, उनके सपोर्ट के लिए ये फंड होता है। राजेंद्र जी बेहद गंभीर सवाल यहाँ पर उठाया है निखिल जी ने। इस 135 में से 35 लोगों ने भी नहीं किए होंगे। ये बिल्कुल क्या कहा कर्नल साहब ने, क्या नहीं किया है? आर्म फोर्सेस के लिए जो फंड जुटाया जाता है उसमें नहीं वो हम सबका दायित्व है। हम सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहते हैं, देते भी रहते हैं। अब मैं अग्निवीर की चर्चा चालू करूं तो विषयांतर होगा। मैं सबसे पहले कुछ चुनिंदा बात करना चाहता हूं। मैं कर्नल साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। कर्नल साहब ये भी ध्यान रखिएगा आप कि हम किसी भी राजनीतिक दल के हो, हम हो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, देश के जवानों के प्रति जो अपने प्राणों की आहुति देकर के सीमा की रक्षा करते हैं, उनके प्रति हम तमाम बातों में विवाद हो सकता है, मगर उनके सम्मान के प्रति कोई विवाद नहीं है। निर्विवाद अगर कोई एक संस्था है तो हम उसको भारतीय सेना मानते हैं और हम सबका समर्पण, हम सबका सम्मान उसके प्रति है। और इसलिए जितनी भी डिबेट होती है ये सेना को प्रोत्साहन देने के लिए, सेना को ताकत देने के लिए होती है। अभी आपने एक बात कही राजनीतिक दल की, अब बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये डिबेट का टाइम तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कि ये मैकलाइन रेखा है क्या जिसको लेकर के ये विवाद होता रहता है। आपने कहा कि राजनीतिक दलों को बैठ करके उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और पहल करनी चाहिए। समय समय पर होती रही है। मैं उसका विस्तार से अगर बात करूंगा कर्नल साहब तो समय लगेगा, मगर चीन की हठधर्मिता लगातार सामने आती रही है। आपने एक बात अच्छी कही है और उस बात में मेरा भी हस्ताक्षर है, वो ये है कि राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के देश के मामले में एक शब्द होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए देश की अस्मिता को लेकर के, और सारे राजनीतिक दलों को इस तरह के गंभीर मामलों में एकजुट होना चाहिए अपने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कर्नल साहब, हम सबके अटल बिहारी जी वाजपेयी हम सबके सम्माननीय रहे हैं। पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हो रहा था और विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा पीवी नरसिंह राव जी ने, उन्होंने अटल बिहारी जी वाजपेयी को कहा कि आप जाइए और देश का नेतृत्व कीजिए, हमारी तरफ से पूरे देश का नेतृत्व आपको करना है वहां पर। एक बिल्कुल राजनीतिक रूप से विपरीत विचारधारा के लोग, और वहां जाकर अटल जी का तो कद बहुत बड़ा था, उनका अंदाजे बयां बड़ा शानदार था और उन्होंने जाकर के शानदार प्रस्तुति दिया। और उस समय पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि एक भारत है जहां विपक्ष का नेता आकर के देश का नेतृत्व कर रहा है और एक हमारा देश है जहां हम लोग साथ में बैठ करके चर्चा नहीं कर सकते। ये आज उसी बात की आवश्यकता है राजनीति से उठ करके हम सब मिल करके
बाकी बातों में भले ही हमारा मतांतर हो, आर्थिक मामले को लेकर के, सामाजिक मामले को लेकर, मगर जब देश की अस्मिता का मामला होता है तो हम सब लोगों को अब जिम्मेदार पद पर राजेंद्र जी, देश का सवाल है, मंत्री बैठे उनको बुलाना चाहिए विपक्ष के लोगों को और चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल हो ही रही है राजेंद्र जी, और इसीलिए देश हमारे लिए भी सबसे ऊपर है और आज का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारी जो डिबेट है उसको आधे घंटे और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि चर्चा का ये जो विषय है बहुत बड़ा है, क्योंकि कई सारे इसमें हम देख रहे हैं कि भूमिकाएं कई और बढ़ जाती है। श्रीचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आकांक्षा जी, जब जब देश में युद्ध हुआ, सरकार कांग्रेस की रही, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेता हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सरकार के साथ खड़े दिखे। आज जिस प्रकार से कांग्रेस का आचरण है, कांग्रेस जिस प्रकार से विरोध कर रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के बयान आते हैं, सोनिया जी के बयान आते हैं, कांग्रेस पार्टी के बयान आते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता। मैं आदरणीय राजेंद्र भैया, मैं आपको बड़े प्यार से सुनाऊं, कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कांग्रेस के नेताओं के आचरण से कि वो देश के साथ खड़े, सेना के साथ खड़े, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ इसका प्रमाण अगर कांग्रेस पार्टी मांगती है तो कहीं न कहीं सेना की शौर्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तब भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का तो आपने राजनीतिकरण कर दिया। इसके पहले दसों बार देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मामला रहा। और जब कांग्रेस सरकार में रही और युद्ध हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और सारे नेता, चाहे अटल जी हो, श्यामा मुखर्जी जी हो, हमेशा सरकार के साथ खड़े दिखे। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि देश की अस्मिता का मामला आता है, कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी नहीं होती, कहीं न कहीं कमियां खोजने में लगी। यही मैं फर्क बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बुला के विपक्ष के लोगों, अगर विपक्ष को सम्मान दिया नरसिम्हा राव जी ने तो जिम्मेदारी दल की जिम्मेदारी है, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका रही, विपक्ष ने हमेशा देश को महत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को मां माना। अरे तो आज बुलाए ना, बुलाएं सब सारे विपक्ष के दल को, अवसर आएगा, निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो लेते नहीं है यार प्रधानमंत्री, आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से पूरा देश आज खड़ा है, चाहे बुला करके बात करें की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, पूरा देश 135 करोड़ का देश आज खड़ा है देश के साथ, हम सब भारत सरकार के साथ। लेकिन हमें सेना के शौर्य पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, हम देश की अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। अब पंकज जी देखिए, बार बार यही सवाल कांग्रेस कह रही है कि हम देश के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर आप सबको बुलाते हैं, एक मंच पर बात करते हैं, आखिर बातचीत क्यों नहीं हो जाती है? एक मंच में एकजुटता क्यों नहीं हो जाती और कुछ पहल क्यों नहीं हो रही है? आकांक्षा जी, मुझे लगता है कि राजेंद्र तिवारी जी ने जो भ्रम उत्पन्न किया, उस पर हम सब उस भ्रम जाल में फंस गए। सबसे बैठकर बातचीत, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सदन में बातचीत हो रही है उस पर, और उससे बड़ा कोई मंच है जहां सारे पक्ष प्रतिपक्ष सारे लोग मौजूद हैं, सबके सामने सार्वजनिक तौर पर बातचीत हो रही है, ऑन रिकॉर्ड बातचीत है, मिनटेड सदन की कार्रवाई, और राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं बात नहीं की जा रही है, आप भी वही सवाल पूछ रही हैं। अरे जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इसकी चर्चा हो रही है, सारा पक्ष प्रतिपक्ष वहां पर उपस्थित है, सब स्वतंत्र पार्लियामेंट की एक सीमा होती है, रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में क्या जवाब देना है फिर भी किस स्तर तक जाना है। जब देश की अस्मिता का मामला होता है तो वहां पर बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कमरे में बुला करके जो अंदरूनी जानकारी है और भी विद्वान आपके अलावा की जाती है। अरे भाई साहब, और भी विद्वान है आपके अलावा। नहीं, आप तो है भाई साहब, और भी विद्वान है आपके अलावा, सुन तो लीजिए भाई साहब, और भी विद्वान है। अरे तो भाई साहब सुन तो लीजिए, सुनाइए। नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी विद्वत्ता कह रहा हूं कि हर बात में बीच में आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि आपको भी देश की लोक संसद का मूल्य और मान पता होगा, और जिस विषय पर देश की संसद में सारे सांसदों के बीच, देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है, देश की 143 करोड़ जनता के सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं, पक्ष प्रतिपक्ष के लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मौजूद हैं, हर विषय पर वहां चर्चा हो रही, तो वहां तसल्ली नहीं है आपको। ये सब चीजें तब की जाती है जब संसद का सत्र नहीं होता, तो विशेष बैठक हो जाती है। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन हो रहा है, सबके सामने सारी बातें, आप कह रहे हैं कि बातें नहीं की जा रही, क्यों बातें नहीं की जा रही? तो मेरा मानना सिर्फ यह है कि यदि राजनीति नहीं करना है तो उसका श्री गणेश आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मामलों पर राजनीति प्रतिपक्ष यानी आप करते हैं। आप ही ने कहा झूला झुलाने की बात, तो हमने कहा रात में गेस्ट दूतावास गए,
हम तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये जब भारत के विषय, भारत की सेना के विषय हो तो हमको सैनिकों की वाहवाही करनी चाहिए। असंगत बात करते हैं तो मुझको बोलने का मन होता है भाई साहब, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। मैंने कहा आप ही ने करी ना, असंगत बात कर रहे हैं। अरे भाई आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, देश में चीन ये सार्वजनिक बात हो चुकी है तो पार्लियामेंट कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल बता रहे हैं कि वहां पर चीन ने ये हरकत किया है, बस्ती बना लिया है, 5G वो कर लिया है, वो पूरा का पूरा सड़क बना लिया है। तो आप ये चाहते हैं कि उनमें बहस ना हो भैया, उस पर हम चर्चा नहीं करें। राजेंद्र, अरे अपने एरिया में क्या भाई, भारत में नहीं किया। मेरा एक सवाल कि अभी पूरा विश्व मान रहा है कि अभी भारत की जो छवि है सबसे स्ट्रांग है, अभी सबसे स्ट्रांग कंट्री के रूप में भारत उभर कर आया है, तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते या आप खुश नहीं है इससे? राजेंद्र जी, नहीं, किस मामले में स्ट्रांग है, किस मामले में स्ट्रांग है भारत, पहले उसकी व्याख्या कर दीजिए तो फिर मैं उस पर आगे बढ़ूं। दीजिए। देश की एकता, अखंडता और देश की अस्मिता के लिए निश्चित रूप से भारत प्रथम स्थान पर है। अब आप मेरे से पूरे विश्व में आप अखबार तो उठा करके देखिए, विदेशों के अखबार, कि यहाँ का जो वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण खंडित हुआ है, उसके बारे में पूरी दुनिया के अखबार क्या कह रहे हैं। मगर आज का विषय नहीं है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, मगर यह बहुत स्पष्ट बात है आकांक्षा जी कि जहां देश की एकता, अखंडता का मामला आएगा, देश की सीमा का प्रश्न आएगा, देश के जवानों के सामने प्रश्न आएगा, तो फिर मैं अपने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी समाहित करता हूं। हम सब एक हैं इस मामले में। वैचारिक रूप से अपनी प्रस्तुति अलग अलग हो सकती है, अंदाजे बयां अलग अलग हो सकता है, मगर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। मगर बहस तो होगी भाई, ये कैसे हो सकता है कि बहस ना हो, चर्चा ना हो? बहुत बड़ा मंच है यहाँ पर, सभी आपको सुन भी रहे हैं, सब लोग आपको सुन भी रहे हैं, तो क्या कमी आपको लगती है कि अगर इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा तो फिर भारत वाकई जो आप कह रहे हैं कि उतनी स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग देश के रूप में सामने आएगा? क्या कमी आपको लगती है? कोई कमी नहीं है, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि हमारा पूरा समर्थन सरकार को है इस मुद्दे पर। बाकी अन्य मुद्दों पर हमारा मतांतर हो सकता है, इस मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ हैं। केवल ये कह रहे हैं कि एक बार होता, 2 बार होता, 3 बार होता, ये पिछले 3 साल में लगातार जिस तरह की अशिष्टता और बदतमीजी कर रहा है चीन, और जिस तरह से हमारी अस्मिता को चोट पहुंचा रहा है, उसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। पंकज जी, बार बार कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि आखिर बार बार चीन ऐसा क्यों कर ले रहा है, कहां पर चूक हो जा रही है? क्या सरकार का मंशा नहीं है कि इस पर पूरी तरह से कंट्रोल लाया जा सके? और कह रहे हैं राजेंद्र जी की सरकार गंभीर ही नहीं है। 1947 से लेकर 2014 तक, 1947 से लेकर 2014 तक चीन ने क्या क्या किया वो सबके सामने, ऐतिहासिक सत्य तथ्य हमारे सामने। तब राजेंद्र जी ने सवाल नहीं खड़ा किया। अभी चीन यदि कोई प्रयास कर रहा है, उस प्रयासों का मुंह तोड़ जवाब देकर भारत की 1 इंच भूमि भी जो है भारत की सीमा के, भारत के नियंत्रण के बाहर नहीं है। हमारे सैनिक बलिदान करें, 20 सैनिक शहीद हुए, गलवान घाटी में बलिदान दिया हमारे सैनिकों ने। कम समझते हैं आप 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान को? और सवाल उठा रहे हैं। आज हमारे जवान तवांग में उनसे हमने सामने मोर्चा ले रहे हैं, वो तवांग पर हमने सामने मोर्चा ले रहे हैं, उसकी बातचीत कर रहे हैं। चीन अपने, अरे तिवारी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? चीन अपने क्षेत्र में कुछ कर रहा है तो कोई मना नहीं क्या? हम मानव में कर रहे हैं, जबरदस्ती भारत में घुसा हुआ है, मेरा मतलब भारत में घुसा हुआ है, उसने वहां के रहवासियों से कांग्रेस के समय गया होगा, कितना घुसा है, कांग्रेस के समय, कांग्रेस के समय घुसा होगा, किलोमीटर अंदर कांग्रेस के समय घुसा होगा। ये झूठी बातें कर रहे हैं, थोड़ा यही सैनिकों का नहीं करना है। 9 कितने बार अभी सामने आ जाएंगे, अभी गूगल देख लो आपको पता चल जाएगा। तोड़ना है अब, मगर ऐसा है भ्रम फैलाने में, असत्य और मिथ्या वचन बोलने में, पूरे देश को दिग्भ्रमित करने में आप लोगों का जवाब नहीं है साहब। देखिए, एक बात तो हर मुद्दे पर जो कि रहा आया है कि हमेशा से सियासत होती आई है, देश की बात हो रही है, कहा यही जा रहा है कि हम एकजुट ठहरे के, फिर भी देखिए यहाँ पर कितनी जोरदार सियासत हो रही है। निखिल जी, आपने सभी को सुना, सभी का पक्ष आपने सुना, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन कब होगा? देखिए, इसका सॉल्यूशन जैसे आज अगर हम नॉर्थ की बात कर लें कि सियाचिन में भी इस तरह का आगे पीछे चलता रहता है। एक पोस्ट हमने कैप्चर की, फिर उन्होंने की, फिर हमने 3 कदम आगे बढ़ के एक पोस्ट का कैप्चर की। तो इस तरह का जो सेना को, भारतीय सेना को जो बॉर्डर्स मिली है वो बड़ी फ्रेजाइल और बहुत अलग है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी सुरक्षा अलग चीज हो जाती है।
जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी सुरक्षा बहुत अलग हो जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसकी सुरक्षा बहुत अलग हो जाती है। इन तीनों के ऊपर जिस तरह से सेना को कार्रवाई करना पड़ती है, ये आज देश के हर नागरिक को समझना बहुत जरूरी है। ये 1947 से चल रहा है। अगर चाइना की मैं बात कर लूं तो 1959 से चल रहा है ये, और 1959 से लेके आज हम दिसंबर 2022 में है, जिसमें कि इस तरह की काफी सारी कार्रवाई चाइना ने बहुत की है। कई बार आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिसआर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। गलवान में हमने 20 हमारे बहादुर जवानों को संपूर्ण आहुति देते हुए देखा है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पूरी तरह से डिमार्केट होना चाहिए, जिसके के लिए पूरे देश ने एकजुट होके पाकिस्तान, क्योंकि वो अभी सियाचिन प्लस चाइना, इनके ऊपर हमने बहुत ध्यान से कार्रवाई करना है, जिससे कि आगे चलकर और आशा यही है कि एक दिन हमें इस डिबेट को करने की जरूरत ना पड़े, इस तरह की हम बहस ना करें, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे देश के जवान सुरक्षित रहे, यही हमारी उम्मीद है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। आकांक्षा जी, तो सीमा पर ललकार, देश है तैयार। कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ है, देश के साथ है, और बीजेपी का कहना है कि तमाम मुद्दों को हम बड़े अच्छे से डील कर ले रहे हैं, लेकिन हम भी जानते हैं और हमारा पूरा भरोसा देश की सेना के साथ है, वो मजबूती के साथ सीमा पर डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास डिबेट में, खास चर्चा पे। नमस्कार।